कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान माइनिंग साइट से, जहां मजदूर दिन रात खुदाई कर रहे होते हैं। अचानक उनके मॉनिटर पर एक अजीब सा रेडिएशन सिग्नल चमक उठता है। शुरू में सब बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे उन्हें जीवन की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान मिल गई हो। चल झूठा। लेकिन जैसे जैसे खुदाई और गहरी होती जाती है, वहाँ कुछ और ही खौफनाक सामने आने लगता है। एक विशालकाय गड्ढा और उसके अंदर वो जगह जिसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इस रहस्य की जांच के लिए मोनार्क नाम की एक टॉप सीक्रेट साइंटिफिक टीम को बुलाया जाता है। टीम को लीड कर रहे होते हैं डॉक्टर इशिरो सेरेजावा और उनकी साथी डॉक्टर विवियन। जब ये वैज्ञानिक उस अंधेरे गड्ढे के अंदर उतरते हैं तो जो चीज उनके सामने आती है वो देखकर उनका दिमाग हिल जाता है। वहाँ पड़ा था एक विशालकाय हजारों साल पुराना जीव का कंकाल। सिर्फ उसकी हड्डियों के साइज को देखकर ही समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण जानवर नहीं था, ये कुछ और ही था, कुछ बहुत भयानक। तभी उनकी नजर पड़ती है दो अजीबोगरीब बेहद बड़े अंडों पर। एक अंडा पहले ही फट चुका था और उस फटे अंडे से निकलने वाला रास्ता सीधा समुद्र की तरफ जाता दिखाई देता है। इसका मतलब साफ था, जो कुछ भी उस अंडे से निकला था वो अब समुद्र की गहराइयों में कहीं छुपा हुआ था। जबकि दूसरा अंडा अभी भी वहीं पड़ा था, बिल्कुल शांत। अंदर कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कोई कयामत सोई हो जो कभी भी जाग सकती है। समय बदलता है, क्लॉक टिकिंग साउंड। कहानी अब आगे बढ़ती है और हमें ले जाती है जापान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में। यहाँ काम करने वाले मुख्य इंजीनियर जो ब्रॉडी अपने सीनियर्स से साफ साफ कह देते हैं, मैं इस प्लांट को आगे चलाने की परमिशन नहीं दे सकता। अंदर से कुछ अजीब सी हलचल हो रही है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन कोई भी उनकी बात को सीरियसली नहीं लेता, इसलिए जो खुद फैसला करते हैं कि वह सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। उनकी पत्नी सैंड्रा भी उसी प्लांट में काम करती है। दोनों मिलकर प्लांट के बेसमेंट में उतर जाते हैं उस अजीब हलचल का असली कारण जानने के लिए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ पलों में उनके साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक पूरा प्लांट हिलने लगता है जैसे कोई भयंकर भूकंप आ गया हो। सायरन की आवाज, चारों तरफ तेज कंपन शुरू हो जाता है। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है। जो तुरंत रेडियो पर अपनी वाइफ सैंड्रा से संपर्क करते हैं और चिल्लाकर कहते हैं जितनी जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकल जाओ। अगर बेसमेंट में जमा वो रेडिएशन बाहर आ गया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। रेडिएशन तेजी से बढ़ रहा होता है। जो खुद भागते हुए बेसमेंट के एंट्री गेट तक पहुँच जाते हैं और लेकिन रेडिएशन इतनी तेजी से फैलता है कि हालात बदतर हो जाते हैं। आखिरकार एक ऐसा दर्दनाक वक्त आता है जब जो के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। अगर वह सेफ्टी गेट खुला रखते हैं तो वो खतरनाक रेडिएशन बाहर निकलकर पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। भारी दिल से आंखों में आंसू लिए वह मजबूरी में गेट बंद कर देते हैं। उनकी पत्नी सैंड्रा और बाकी लोग अंदर ही फंस जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो जाता है। धमाके की आवाज, ये सारी तबाही उनका छोटा बेटा फोर्ड अपने स्कूल की छत से खड़ा होकर देख रहा होता है। उसकी आंखों के सामने ही उसकी माँ की मौत हो जाती है। उसी दिन से वह अपने पिता जो ब्रॉडी को इस हादसे का जिम्मेदार मानने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसके पिता ने गेट बंद न किया होता तो शायद उसकी माँ आज जिंदा होती। 15 साल बाद, अब 15 साल बीत चुके हैं। फोर्ड बड़ा हो चुका है और अमेरिकी नेवी में बम डिफ्यूजल एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहा है। छुट्टियों में वह अपने घर आया हुआ है जहाँ उसकी अपनी छोटी सी खुशहाल फैमिली है, उसकी प्यारी पत्नी एले और उनका नन्हा बेटा सैम। तभी अचानक उनके पास जापान से एक फोन कॉल आता है। बताया जाता है कि उसके पिता जो ब्रॉडी को जापान के एक प्रतिबंधित इलाके स्ट्रिक्टेड जोन में गैर कानूनी तरीके से घुसने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। फोर्ड पहले तो वहां जाने से साफ मना कर देता है। उसकी नजर में उसके पिता अब भी उसकी माँ की मौत के गुनहगार हैं, लेकिन उसकी पत्नी एले उसे समझाती है वह तुम्हारे पिता हैं और उन्हें अभी तुम्हारी जरूरत है। एले की बात सुनकर फोर्ड के पास कोई बहाना नहीं बचता। मजबूरी में वह जापान के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ पहुँचकर वह अपने पिता ब्रॉडी को जेल से छुड़ाता है। जेल से बाहर निकलते ही जो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा 15 साल पहले जो कुछ हुआ था वो कोई सामान्य हादसा नहीं था। वहाँ कुछ बहुत अजीब हुआ था जिसे मैं इतने सालों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था इसीलिए कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। जो आगे कहते हैं, सारे सबूत मेरे उसी पुराने घर में हैं। मैंने सब कुछ फ्लॉपी डिस्क में सेव करके रखा है। फोर्ड को यह सारी बातें अभी भी बिल्कुल झूठी और वहम लगती हैं। फिर भी जो अपने बेटे को जैसे तैसे मना लेते हैं और दोनों उसी पुराने इलाके की तरफ चल पड़ते हैं जहां वे 15 साल पहले रहते थे। उस इलाके को अब सरकार ने पूरी तरह क्वारंटाइन जोन बना दिया था। सबको बताया गया था कि वहां अभी भी खतरनाक रेडिएशन है और कोई भी वहां जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही जो और फोर्ड वहां छिपकर पहुंचते हैं उन्हें एक अजीब चीज नजर आती है। उस इलाके में जानवर बिल्कुल नॉर्मल घूम रहे होते हैं। फोर्ड को हैरानी होती है। वो सोचता है कि अगर जानवर यहाँ इतने आराम से जिंदा हैं तो इंसान भी सांस ले सकता है। वह अपना प्रोटेक्टिव मास्क उतार देता है और सचमुच वहाँ कोई रेडिएशन नहीं था। हवा बिल्कुल साफ थी। इसका मतलब साफ था कि सरकार सालों से दुनिया से कोई बहुत बड़ा राज छिपा रही थी। दोनों अपने पुराने वीरान घर पहुंचते हैं। वहाँ जो को अपनी पत्नी सैंड्रा की पुरानी तस्वीरें मिलती हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। साथ ही उन्हें वो सारी फ्लॉपी डिस्क भी मिल जाती हैं जिनमें 15 साल की रिसर्च सेव थी। फोर्ड यह सब देखकर चुप हो जाता है। अब उसे समझ आ रहा था कि उसके पिता इतने सालों से अकेले ही इस रहस्य को सुलझाने में लगे थे। फिर अचानक जो की नजर उसी पुराने पावर प्लांट पर पड़ती है। वह हैरान